नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस क्लास में बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की। ये क्लास नंबर पहली क्लास है और इस क्लास में हम बेहतरीन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न पर आपके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस क्लास में या सभी क्लासेज में हम उन क्वेश्चनों को भी कंबाइन करेंगे जो हाल ही में 1 से 2 ईयर्स पहले आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं। इससे क्या होता है, बेहतर तैयारी के साथ साथ हमें बेहतर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण। साथियों, गणितीय प्रक्रम, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो गणितीय प्रक्रम की बात करें तो कंठस्थ करना गणित प्रक्रम का उल्लेख नहीं है, न ही यह कंठस्थ करना गणित प्रक्रम का उदाहरण है। मानस दर्शन करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना, ये तीनों गणितीय प्रक्रम हैं, लेकिन कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है। गणित की शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी तत्व को स्टिकर नहीं समझा जा सकता है या रटकर नहीं समझा सकता है। ठीक है, तो रटकर किसी भी गणितीय प्रक्रम या किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता है। गणित शिक्षण हमेशा करके सीखने पर बल देती है या देता है। गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत मानस दर्शन, आकलन और पक्षांतरण शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, सभी का वेलकम अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका बनना। आप सभी लोग ज्ञानी अध्यापक लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी को, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। साथियों, गणितीय सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? किसकी बात कर रहे हैं? गणित के सीखने के संबंध की बात कर रहे हैं। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। यह गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो गणित सीखने के संबंध में सत्यता की बात करेंगे, सही कथन की बात करेंगे। सभी जानते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। जी हाँ, इस चीज़ को जाना है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं जिन्होंने समझ लिया, गणित समझ लिया। हर कोई व्यक्ति गणित को सीख सकता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है साथियों वह सही हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन प्रश्न है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यानी कोई अगर एक वर्ग मान लिया जाए और एक समचतुर्भुज मान लिया जाए और एक आयत मान लिया जाए, ठीक है, तो दोनों समान हैं। रोहित का अनुभव है वह ना हील के मानस के चिंतन में कौन सा चरण होगा? तो हील के मानस जो चिंतन चरण है वो आपके दिए गए हैं। स्तर 2, स्तर 3, स्तर 0 या स्तर पहला, किससे संबंधित हो जाएगा या कौन सा चरण पर हो जाएगा? रोहित का यह चिंतन करना या रोहित का अनुभव करना, ये साथियों कहलाएगा स्तर 2 संबंध कहला जाएगा। तो आइए हम हील के मानस के चिंतन के संबंध की बात करेंगे। इनका पूरा नाम है वैन हील ने मानस चिंतन के 5 चरण बताए हैं। इन्होंने अपने दूसरे चरण में स्पष्ट भी किया है कि शिक्षार्थी आकार के प्रकारों के बीच संबंधों को पहचानते हैं। जैसे बच्चे पहचानते हैं कि सभी वर्ग आयताकार हैं, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं हैं। सभी अगर जो आयत हैं वह ठीक है, जो सभी वर्ग हैं वो आयताकार हैं, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं हैं। और वे समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। तो ये हमारा कौन सा चरण कहला जाएगा? चिंतन के 5 चरण हैं, जिनमें से आपका हमारा जो है दूसरा संबंध जो आपका रिलेशन है वह हो जाएगा वैन हील की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है साथियों, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होता है? किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, यह होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? सहचर गुण, वितरण गुण, संवरक गुण या क्रम विनिमय गुण की बात करेंगे। तो किससे किया जा सकता है? साथियों, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग
एक पूर्ण संख्या है, अर्थात पूर्ण संख्याओं के इस गुण को वितरण गुण से उल्लेखित न करके संवरक गुण से किया जाएगा। अब आप लोगों को वितरण न करके संवरक से क्यों किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं मान लीजिए a और b हैं, इनके राशि a प्लस b भी एक पूर्ण संख्या है, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह गुण संवरक के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो पूर्ण संख्याएं 4 और 5 है, इनका योग 9 है, जो एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार सभी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। 5वां प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातनिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की नीरसता को समाप्त कर देना। तो साथियों, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो उसके लिए त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन करना, अर्थात पहला ऑप्शन ए एंड बी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातनिक विवेचन को प्रोत्साहन देना होता है। संबंधित क्षेत्रों में प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग शब्द का प्रयोग फलन के समानार्थी शब्द जैसा ही होता है। 6वां प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग इसी तरह कमेंट फीडबैक करते रहें। 6वां प्रश्न आइए जान लेते हैं स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? अब देखिए, गणितीय तर्कणा का यहाँ पर सूचक पूछा गया है, सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। साथियों, गणितीय तर्कणा का सूचक जो होगा गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता होना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गणितीय तर्कणा गणितीय प्रक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों की उपयुक्तता को पुष्टि करता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंधों का उजागर किया जा सकता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। यह हम बात कर रहे हैं। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आपका आंसर आ चुका है कि किसी रचनात्मक, रचनावादी या संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा को उपयोग किया जाता है, इसे हम नहीं मान सकते हैं संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं होता है, जो पहला ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि रचनावाद दर्शन शास्त्र का एक संप्रदाय है जो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होता है और रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष में गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच अंतः संबंध को उजागर करने के साथ साथ गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की उचित भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ अध्यापक यह स्वीकार करता है कि किसी भी समस्या या विषय वस्तु को विद्यार्थी अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए स्क्रीन पर समझ लेते हैं और जान लेते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। जीन पियाजे जी ने प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कथन दिए गए हैं
और जो जीन पियाजे जी का कथन है वही आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ जो है आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो जीन पियाजे जी को जो आपके यहाँ पर दिया गया है कि जीन पियाजे जी का जो कथन है वह पहचानना है। तो जीन पियाजे जी कथन दिया है कि भार के संरक्षण के पहले जो है आयतन के संरक्षण से पहले आती, जो भार का संरक्षण है वह आयतन के संरक्षण के पहले आ जाता है, भार बाद में फिर आपका आयतन आता है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अर्थात बालक पहले भार या द्रव्यमान को समझने की योग्यता विकसित करता है, उसके बाद आयतन या आकार की समझ विकसित करता है। पियाजे जी द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशाल सिद्धांत है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहलाता है। कई बार पूछा जाता है विकासी अवस्था सिद्धांत किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए जीन पियाजे जी का है। यह सिद्धांत जो होता है ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सेंसरी मोटर अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका लिए होता है 11 से लेके 18 वर्ष तक होता है। साथियों 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ऐसा क्रियाकलाप जो बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है तो वह बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्र बनाना। बोतल का जो ऊपरी दृश्य होता है उसको चित्रित करके करना। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना सर्वथा उपयुक्त होगा बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। यह सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह स्थानीय मान, ज्यामितीय मान भिन्न हो जाएगा या संख्या की संकल्पना हो जाएगी। तो वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और हैं इनको और यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि सभी को पता है ज्यामिति कैसे सीखते हैं। यह सिद्धांत 1957 में नीदरलैंड के यूक्रेट विश्वविद्यालय में दीना वैन हीले आपके गिल्डोफ और पीरे वैन हीले के डॉक्टरेट शोध प्रबंधन से उत्पन्न हुआ था। ज़्यादा डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस मॉडल दुनिया भर में ज्यामिति पाठ्यक्रम में बहुत प्रभावित किया और ज्यामिति सोच के 5 स्तर होते हैं, दृश्य, विश्लेषण, अमूर्त, निगमन और कठोरता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिए वर्ग, समावेशन, संरक्षण, वर्गीकरण, ये तीनों जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, लेकिन आपका मापन संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक संख्या मापन या आपके मेजरमेंट से संबंधित नहीं है, जबकि वर्ग, समावेशन, संरक्षण, वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना में निहित है। अर्थात संख्या संकल्पना के अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं में वर्ग, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। 12वां प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोनों आपके सही दिए गए हैं, यानी कि हम किस ऑप्शन की बात करेंगे, सी ऑप्शन, कि ए और बी दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि संख्यांक एक प्रतीक होता है और संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं या विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोनों आपके शुद्ध दिए गए हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं।
क्या जानते हैं कि संख्यांक ऐसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है व हिंदी, अरबी, रोमन अंकों इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हिंदी में का खा गा गा हो गया, अरबी में 1 2 3 और रोमन में 1 2 3 ऐसा। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, गणित के कक्षा अध्यापक में निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ये CTET 31 जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया था आइए जान लेते हैं कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ये ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं बच्चों के लिए। अब आपको यह बताना है कि A बंद सिरे वाला प्रश्न, B CAD मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, A व C बंद सिरे वाले हैं, मानी बंद सिरा और मुक्त सिरा वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बंद सिरा और मुक्त सिरा की अगर बात करेंगे तो जो हमारे ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, A व C बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और आपके जो B और D दिए गए हैं, B एंड D मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। ठीक है, AC हमारे कौन है, बंद सिरे वाले हैं। आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजा है और 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या की सूची बनाइए, क्योंकि मध्य दिया गया है बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे समुच्चय की बात करें और आयतों के बारे में गणितीय जानकारी की बात करें तो हमारा जो B और D दिया गया है ये आ जाएगा कौन सा, मुक्त सिरे वाले प्रश्न हो जाएंगे। आइए 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध कथन का चयन करना है। होता है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो देखिए शुद्ध कथन क्या होगा, समझने वाली बात है। तो किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी आकृति अगर हम बना रहे हैं उसके परिमाप पर निर्धारण करता है कि उसका परिमाप क्या है। ठीक है, तो B ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है शुद्ध कथन हमारा दिया गया है, बाकी आपके सारे अशुद्ध दिए गए हैं। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं दिया गया है। देखिए संकल्पना मानचित्र के बारे में ABCD 4 महत्वपूर्ण दिए गए हैं। देखिए संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंकों संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। बिल्कुल सही बात है। संकल्पना मानचित्र पर जो है शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। तो ये हमारे D भी सही दिया गया, लेकिन B आपका नहीं दिया गया है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये गलत है। संकल्पना जो मानचित्र है ये दोस्तों सत्य नहीं है कि यह केवल शिक्षक द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। क्यों नहीं है? देखिए संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो प्रश्न में संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये जो कथन पूर्णतः असत्य हो जाएगा। तो साथियों ये रहे फर्स्ट क्लास मैथ्स पेडागोजी के हमने 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न किए, और जो हाल ही में पूछे गए प्रश्न हैं TT एग्जाम के उनको भी यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। तो बेहतर एक्सपीरियंस के साथ क्लास फर्स्ट को हमने कंप्लीट किया। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, और आगे आने वाली क्लासेज इससे बेहतर होंगी, बेस्ट तैयारी करेंगे। क्योंकि साथियों 15 पेडागोजी के प्रश्न आएंगे और 15 में से 15 की तैयारी करना है, तो ऐसी क्लास बेहतरीन होना चाहिए जिससे साथ साथ डिटेल के साथ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। सभी मित्रों का